Hello everyone, hope you are doing good for your board exam. This is the another part of determinant chapter. In the first part, we have discussed three of the topics: definition of determinant, area of triangle, cofactor and minor. Now we will discuss adjoint and inverse of a matrix and application of determinant and matrices. तो हमने ये पार्ट पहले उसमें कवर कर लिया है, ये दो पार्ट रह गए हैं तो हम इसको कवर करते हैं. उसको आप देख सकते हैं जाकर. आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी टॉपिक, दिस कैलकुलेशन ऑफ इवेल्यूएट ऑफ एन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. नाउ हमको क्या पढ़ना है? एडजॉइंट. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स is basically the transpose of the cofactor matrices. मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, उसको बहुत आसानी तरीके से समझते हैं. एक मैट्रिक्स हमारे पास मान लीजिए 3x3 ऑर्डर की एक हमारे पास मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23. इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं. A31, A32, A33. बहुत ही सिंपल. एक हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की. अब इससे क्या बनाना है? एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है. कोफैक्टर मैट्रिक्स ले लीजिए. कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे होगी? C 3x3 मतलब ऑर्डर की. A11 मतलब कोफैक्टर 11, A12 कोफैक्टर 12, A13 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या रहने वाला है? 13. इस तरीके से C21, C22, C23, C31, C32 and C33. तो एक कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो गई. हम इसका जब ट्रांसपोज ले लेंगे, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो देखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज C3x3 ट्रांसपोज. C3x3 ट्रांसपोज इसका निकालते हैं. मतलब रो को कॉलम में बदल दीजिए. C11, C12, C13, यहां से C21, C22, C23 और लास्ट में C31, C32 एंड C33. तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आया है, ये किसके बराबर होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आया है दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ, दैट इज इक्वल्स टू इसके बराबर होने वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होने वाला है. तो इस तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ ए को निकालते हैं. उसी तरीके से हम देख लेते हैं कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस किसे कहते हैं. सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होती हैं जिनका डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो होगा. इफ डिटरमिनेंट इज जीरो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो होता है तो हम उनको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो. जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो मैट्रिसेस को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. हियर आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट. मतलब सबसे पहली वाली तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. A into adjoint of A is nothing but adjoint of A into A करिए या determinant of A into identity matrix of n order. जो ऑर्डर A का रहेगा उसी तरीके से identity matrix का ऑर्डर रहने वाला है. और adjoint of A का डिटरमिनेंट निकालना है तो बेसिकली डिटरमिनेंट A की पावर n-1 कर दीजिए. मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A निकालिए, उसके बाद जो ऑर्डर है A का उसमें 3-1 कर दीजिए, मतलब n-1 कर दीजिए. तो इससे हमको सीधे एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट मिल जाएगा. मतलब हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना होगा, सीधे हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसकी पावर कर देंगे 3-1 2. मतलब एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट निकालने से बेहतर है A का डिटरमिनेंट निकालिए, उसकी पावर 3-1 2 कर दीजिए. जो ऑर्डर है उससे एक कम करके उसकी पावर रेज कर दीजिए. एडजॉइंट ऑफ
ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है, मतलब ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट लीजिए या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लीजिए, बात बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप देख सकते हैं, इसको भी याद कर लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। सिमिलर प्रॉपर्टी किसके है, ए बी इनवर्स के। इनवर्स में हम क्या देख रहे थे कि बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, इसी तरीके से मतलब इंटरचेंज हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी, पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। यहां हमारे पास a रेज टू पावर m है, मतलब एक मैट्रिक्स हमारे पास कोई गिवन है, उसकी पावर 8 है और उसका एडजॉइंट निकालना है, तो पहले a की पावर 8 मल्टीप्लाई करिए फिर उसका एडजॉइंट निकालिए। इससे वो तो मतलब पॉसिबल तरीका नहीं है। पॉसिबल तरीका क्या है, एडजॉइंट ऑफ a निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के बाद उसकी पावर 8 कर दीजिए, तो इससे हमको मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट। एडजॉइंट ऑफ k ये भी निकाल सकते हैं। लास्ट में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्या होता है, मतलब दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। कई बार ऐसा होता है 3x3 की कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज की मैट्रिक्स गिवन है, उनका डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो उसका आसान तरीका ये है कि पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, बी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, दोनों प्रोडक्ट कर देंगे तो वहां से आपको ए बी का होल डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। एडजॉइंट क्या है, पहले वो याद रखिए, इसको बार बार रिपीट करिए। एडजॉइंट इज बेसिकली व्हाट, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिसेस। जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिसेस बनती है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक, तो यहां से रुकिए 2 मिनट। तो फाइनली यहां से फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। सबसे पहले हमारे पास गिवन है एक 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो 2x2 की कभी भी आपको मैट्रिक्स दिखाई दे तो उसका एक शॉर्टकट है कि आपको क्या करना है, क्या करना होता है, ये जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको इंटरचेंज कर दीजिए। ये वाली जो एलिमेंट्स है इनको इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आप 1 की जगह 4 रख दीजिए और 4 की जगह 1। और ये जो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स है नॉन डायगोनल, इनको क्या करना है, इनका बस साइन चेंज कर देना है। इनका क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा 2x2 का। सिमिलरली 3x3 हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। तो हम एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर, सबका पहले कोफैक्टर निकाल लीजिए। पहले हम कैलकुलेट करेंगे C11 तो मतलब -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 दैट इज ith रो प्लस jth कॉलम और m11। और माइनर कैसे निकालते हैं, जो पहली रो है ith रो उसको हटा देंगे और jth कॉलम हटा देंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, तो यहां से माइनर आ जाएगा। माइनर ऑफ 1 1 क्या आएगा, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए 3 5 0 1, यहां से आ जाएगा 3 × 1 -5 दैट इज -2 और -2 यहां पुट करेंगे और ये इवन पावर है माइनस का, तो माइनस साइन यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, एज इट इज C11 हमारे पास आ गया -2। इसी तरीके से हम C12 निकालेंगे, C12 निकालने वाले हैं। C12 कैसे आएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2। ये कैसे कर रहा हूं, आपको मालूम है कि फर्स्ट रो, ये जो ith रो है यहां से पावर प्लस jth कॉलम +2 कितना रहने वाला है, इनटू m12। अब यहां पर देख सकते हैं कि 1 + 2 = 3 दैट इज ऑड पावर ऑफ -1। तो फाइनली यहां से -m12 मिल जाएगा और माइनर ऑफ 12 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनर ऑफ 12 मतलब
by removing first row and second column we can calculate the minor of 1 2. तो 2 5 minus 2 and 1, यहाँ से 2 into 1 2, 5 to 10 plus 10 that is 12, और इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो यहाँ से हमारे पास कोफैक्टर क्या आ जाएगा, C12 is nothing but minus of 12. इसी तरीके से we can calculate C13 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो मतलब सेकंड का मतलब जो 2 वैल्यू है इसका हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं. और हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर क्या करना होगा, मैट्रिक्स तैयार करना होगा. तो उसको हम बना देते हैं. फिर C13 तो इसका कोफैक्टर कितना रहेगा, -1 raised to power 1 plus 3 M13. ठीक, -1 raised to power 1 plus 3 ये क्या रहेगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है. और M13 कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं. तो M13 के बराबर आ जाएगा. और माइनर निकालना है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिमूव कर दीजिए, बचे हुए एलिमेंट्स को लिखेंगे 2 3 -2 0. ये आपको निकालना आ गया होगा. माइनर किस तरीके से निकालते हैं कि फर्स्ट रो को हटाना है और थर्ड कॉलम को हटाना है तो उससे M13 आ जाएगा. तो यहां से 2 into 0 minus 3 into -2 0 minus 6 that is 6. तो M13 हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया. और वो किसके बराबर है, कोफैक्टर ऑफ 13 के बराबर. तो यहां से कोफैक्टर ऑफ 13 6 आ गया. ये कोफैक्टर ये आ गया और ये आ गया. बाकी एलिमेंट्स के इसी तरीके से हम निकाल लेंगे कोफैक्टर. तो चलिए सबसे अब निकालते हैं C21. थोड़ा इसको फास्ट करेंगे. -1 raised to power 2 plus 1 3. तो यहां -1 into M21. ठीक है, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो और M21 कितना होगा, M21 सेकेंड रो हटाना है फर्स्ट कॉलम. तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा 0. तो यहां से -1 आएगा, इसको यहां पुट करेंगे तो C21 हमारे पास 1 आ जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से C22 निकाल लेंगे, दैट इज M22. क्योंकि अब -1 की पावर कितनी रहने वाली है, 2 + 2 मतलब -i की पावर i + j. i गिवन है हमारे पास, i रिप्रेजेंट करता है रो को और रो गिवन है 2 और j रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और कॉलम क्या है 2. तो -1 की पावर 2 + 2 दैट इज 1. 1 into M22 दैट इज M22 ओनली. और माइनर ऑफ 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका माइनर निकालना है. तो 1 into 1 minus 2 into -2 -4. 1 into 1 1 आ गया, 2 2 is 4 -4 that is -3. और इसको यहां पुट कर देंगे तो C22 -3 आ जाएगा. C22 -3 आ जाएगा. सिमिलरली हम यहां से निकाल सकते हैं C33. अभी C23 निकालना ना पहले. C23 क्या बोल रहा है, सेकेंड रो, ये बताता है रो को, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो इसके अबाउट हमको निकालना है. निकालिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम. 1 into 0 दैट इज, और पहले यहां पर साइन क्या रहने वाला है माइनस, क्योंकि 2 + 3 माइनस रहेगा तो M23 के बराबर रहेगा. और M23 क्या है हमारा माइनर, 0 into 1 दैट इज 0. और -2 -1 क्या रहेगा 2 और साथ ही में -2. इस तरीके से -2 आ जाएगा और यहां पुट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल C23 क्या आ जाएगा 2. ठीक, एक एक करके हम निकाल लेंगे. अब -2 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं.
यहां निकालते हैं -2। -2 क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज इक्वल्स टू -1 3 प्लस 1 m3 1। -1 की पावर 3 प्लस 1 है, इसका मतलब क्या है? 3 प्लस 1 दैट इज 4, और 4 की पावर मतलब -1 की पावर 4 इवन पावर है, तो -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिंपली m3 1 आ जाएगा। और m3 1 कैसे निकालेंगे? थर्ड रो को हटाना है, फर्स्ट कॉलम को हटाना है, तो -1 इंटू 5 ये आ जाएगा -5 और 3 2 6 -6, यहाँ से आ जाएगा -11 और इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो फाइनल C31 हमारे पास आ जाएगा -11। ठीक, इसी तरीके से इसके अबाउट निकालेंगे C32 थर्ड रो, और यहां से -1 इंटू m32 और m32 क्या रहने वाला है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 5 और 2 2 4, 5 -4 दैट इज 1, यहां से -1, तो C32 -1 के बराबर हो जाएगा। लास्ट में बचता है 1, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम C3 क्रॉस 3। ठीक, और यहां से 1 तो हट जाएगा क्योंकि इवन पावर हो जाएगी, ऐड करने पर 3 प्लस 3, और तो m3 क्रॉस 3, और m3 क्रॉस 3 कैसे निकालेंगे? माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम का, मतलब इसका माइनर 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 दैट इज 5, तो यहां से C3 क्रॉस 3 क्या आ जाएगा? 5। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने एक एक कोफैक्टर निकाल लिया। अब इससे बनने वाली मैट्रिक्स को लिख लीजिए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है हमको। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लीजिए C3 क्रॉस 3। तो C11 कितना है हमारे पास? -2। C12 देखिए -12, C12 कितना है? -12। C13 कहां पर है? 6। C21 दैट इज 1, C22 दैट इज -3, और इसी तरीके से C23 क्या है? 2 गिवन है। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। सिंपली पहले क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, उसको लिखना है। तो यहां C31 कितना आ जाएगा? -11, यहां पर कितना आ जाएगा? -1, ये कितना आ जाएगा? 5। तो एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। क्या है हमारा फाइनल रिजल्ट है? नहीं, हमको इसका ट्रांसपोज लेना है। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो C ट्रांसपोज क्या आ जाएगा वो देखते हैं। ट्रांसपोज तो हमको मालूम है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में, तो हम रो को कॉलम में करते हैं, फर्स्ट रो को कॉलम में, तो -2 यहां से -12 एंड देन 6, सेकंड रो को कॉलम में करेंगे तो 1 -3 2, सिमिलरली थर्ड रो तो थर्ड कॉलम -11 -1 एंड 5। तो हमारे पास एक कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया, एंड दैट इज द फाइनल आंसर एंड इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A, दैट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स A। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स A थी इसका एडजॉइंट निकल के आ गया। बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बाकी बहुत ही सिंपल है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है और इस तरीके से एडजॉइंट निकालेंगे। ये उसी के लिए था। एंड फाइनली हम पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रीवियस मैट्रिक्स चैप्टर में भी हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखा था, इसमें भी हम देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा प्रॉपर्टी यूज आएगी। इनवर्स क्या है? बेसिकली लेट ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लीजिए, उसमें हम एक बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो फाइनली हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो B इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ A, मतलब A इंटू सम मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, A इंटू सम मैट्रिक्स, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो B इज द
इनवर्स ऑफ ए, तो बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। और इनवर्स ऑफ ए इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए इनवर्स, हम ए इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स से। और इनवर्स निकालते कैसे हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इससे हम निकाल लेते हैं बहुत आसान तरीके से। और कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर फिर से मैंने रिपीट कर दी, ए बी इनवर्स, पहले बी इनवर्स ए इनवर्स, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, या पहले ए इनवर्स ले लीजिए उसका ट्रांसपोज लिख दीजिए, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ए इनवर्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या हम ए इनवर्स निकालना ही बहुत क्रिटिकल टास्क है कि इसको पहले एडजॉइंट निकालिए, फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड करिए, उसके बाद ए इनवर्स आएगा, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इससे बढ़िया सिंपली आप क्या करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करिए, इसकी पावर -1, मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इससे आप ये निकाल सकते हैं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी वही बता रही है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकाल दीजिए। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल देख लीजिए, इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड ए बी इनवर्स, और हमें पता है कि ए बी इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, हमारे पास बी इनवर्स तो गिवन है, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। और ए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमें आता है निकालना, तो वो निकालते हैं। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या रहेगी, 2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू -4, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2, ये 0 इंटू 4 0, तो 2 हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें पता है, एक हमने ट्रिक क्या सीखी है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, जस्ट इंटरचेंज द फर्स्ट एलिमेंट विद द लास्ट एलिमेंट। तो हम लिखेंगे 2 1 और इनका साइन चेंज कर दीजिए, तो यहां तो 0 का साइन डजंट मैटर, ये 4 हो जाएगा, -4 से 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। और यहां से अगर हम निकालना चाहें ए इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 1 अपॉन 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 2 0 4 1। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स आ गया, ये ए इनवर्स आ गया, ये क्या आ गया, ए इनवर्स। अब क्या करना है, ए इनवर्स इंटू, हमें ये निकालना था ना फाइनल, ये निकालना था हमारे पास। अब ए इनवर्स भी नोन है यहां से, और बी इनवर्स तो गिवन ही है, तो अब फाइनली निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें लिखना है यहां से, ये आ जाएगा बी इनवर्स, बी इनवर्स क्या है, 3 5 1 2, और इनटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 0 1। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 क्रॉस 2, 1 अपॉन 2 बाहर रहेगा, 3 1 5 2 क्रॉस 2 4 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रही है, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन 2, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। यहां बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और फाइनली 5 सेकंड और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 0 2 इंटू 1। ठीक, 1 अपॉन 2
3 2 6 4 10 एंड ये 0 हो जाएगा, ये 1, 5 2 10, 4 2 8 18 एंड यहाँ से ये 2 आ जाएगा। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5, ये 1/2, 9 एंड 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ए बी इनवर्स निकालना था, ये ए बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फाइनल हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की मदद से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चाहे 2 वेरिएबल्स में हो 3 वेरिएबल्स में हो, हम उसको बहुत ही आसानी तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि भाई कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब वो वैल्यूज इंक्लूडेड है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। मतलब a system of equation is said to be consistent if its solution exists, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके पास सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, इनकंसिस्टेंट। और यही डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को हमने देख लिया। Solving a system of linear equations using matrix method या inverse of a matrix। हमारे पास सिस्टम क्या बता रहा है, मतलब एक लीनियर इक्वेशन है, कई सारी 3 यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, तो उससे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। हमको निकालना है कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से मिलेगा। ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन है। वी आर हैविंग अ 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स 1 2 एंड 3। 3 वेरिएबल में एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। तो वी आर हैविंग 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो अब इसका अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है कि x y z की क्या क्या वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशंस है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना कैसे लिख सकते हैं। तो a, सबसे पहले a लिखा, a मैट्रिक्स तैयार करी। a मैट्रिक्स किससे बनेगी, जो कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z। फर्स्ट रो में हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 एंड z का कोफिशिएंट c1। तो इससे ये तैयार हो गया। सिमिलरली जो हमारी सेकंड रो होगी वो तैयार होगी सेकंड इक्वेशन से। किससे तैयार होगी, सेकंड इक्वेशन से। x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 एंड z का कोफिशिएंट c2, ये हमने यहां लिख दिया। थर्ड रो तैयार होगी इसके कोफिशिएंट से सिमिलरली, तो हमने यहां पर वो कोफिशिएंट्स को लिख दिए। उसके बाद जब हम x कैसे लिखेंगे, x y z, मतलब ये 3x3 की मैट्रिक्स तैयार हुई, 3x1 की मैट्रिक्स तैयार हुई। x y z हमने लिख लिया। और b इज द कांस्टेंट टर्म्स, b एक कांस्टेंट टर्म से एक मैट्रिक्स तैयार कर ली। ठीक, जब हम a x b के बराबर करेंगे, मतलब a इंटू, मतलब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे, मतलब a मैट्रिक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू b रखेंगे, तो फाइनली हमारे पास ये सिस्टम तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में यही लिखा हुआ है ax करने पर b के बराबर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं केसेस। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, ये डेल, पहले डेल बता दूं क्या होता है। डेल इज नथिंग बट, ये है a1, डेल क्या है, डेल इज डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस a1। प्रीवियस स्लाइड में हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये लिया हुआ था ना a1 a2 a3, इसी तरीके से इसी का a1 या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसका डिटर्मिनेंट को हम डेल बोल रहे हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर हमें नॉन जीरो आता है, अगर नॉन जीरो आता है तो उसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
क्योंकि ए इनवर्स क्या था, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये पार्ट नॉन जीरो है, ये क्या है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां से हमारे पास और क्या कंडीशन गिवन थी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले चेक करना है कि डिटर्मिनेंट जीरो है, डिटर्मिनेंट सॉरी नॉन जीरो आया, उसके बाद सॉल्यूशन भी तो निकालना है ना, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी 3 इक्वेशंस, उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आएगा। और हमने पढ़ा है ए इनवर्स इनटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इनवर्स इनटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इज ऑलवेज एक्स के बराबर, तो ये एक्स आ गया यहां से, और यहां पर ये राइट साइड में लिखा है। इस तरीके से एक्स क्या था हमारे पास, एक्स इज एक्स वाई एंड जेड, और यहां पर भी एक कुछ मैट्रिक्स तैयार होगी, इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर देंगे, तो यहां से एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अगर हमने डिटर्मिनेंट हमारा ये जीरो आ गया, अगर ये जो डेल है ये जीरो आ जाता है, तो उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस केस में ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर क्या करेंगे, हम उसको निकालने के लिए दोनों तरफ एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स इक्वल्स टू बी में दोनों तरफ एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया, और हमें ये मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ये किसके बराबर होता है, डेल इंटू आई, आई एन इसके बराबर होता है, ये लिखा इंटू एक्स, और यहां पर एक्स अगर मल्टीप्लाई है बाहर एक्स, इसको रुकिए किस तरह से, हमारे पास क्या है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक, इंटू एक्स, और साथ ही में हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट का, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज i डेल i इंटू एक्स, यहां पर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, और i इंटू एक्स इज नथिंग बट डेल x एडजॉइंट ऑफ a और b। तो यहां से आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, यहां पर एक फिक्स वैल्यू है, x क्या है हमारे पास, x है x y z, तो यहां से भी x y z की वैल्यू मिल सकती है। मतलब ये मेथड्स हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x y and z, और वी कैन से दैट इट इज द मेथड टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद एक और कंडीशन है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अगर जीरो के इक्वल आता है, तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर ये नॉन जीरो आता है, तो उस केस में उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या करना है, हमारे पास जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी है, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहां सबसे पहले हमको डेल निकालना है, डेल कैलकुलेट करना है। अगर डेल नॉन जीरो आता है, तो उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये पहला केस, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और हमें फाइनल सॉल्यूशन निकालना है, तो x जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे वो इधर से निकलेंगे, फाइनली ए इनवर्स बी से, ठीक, ये पहला केस हो गया। अगर जो हमारा डेल है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स, ये जीरो के इक्वल आता है, इस केस में ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो उस केस में हमारे पास दो तरीके होते हैं। फिर चेक करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी क्या आ रहा है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो के बराबर नहीं आता है, मतलब डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो के इक्वल आता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई। तो बस ये हमारे पास, इसको याद रख लीजिए। ओवरऑल ये हमारा पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का समरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक एग्जांपल से कि किस तरीके से हमको करना है। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट कैसे निकालना है हमें? सबसे पहले यहां पर डेल लिख लीजिए। क्या आ जाएगा? डेल इज द कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। डेल 5, यहां से कोफिशिएंट -7, यहां से 7 -5, ये निकालिए कितना आ रहा है? 5 इंटू -5 प्लस 7 इंटू -7, -25, ये कितना आ जाएगा? -49। ठीक, 9 5 14 4 1 5 2 6 -64। तो यहां से हमें दिख रहा है कि डेल नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, डेल नॉन जीरो आ गया। प्रीवियस क्या बताया मैंने? अगर डेल नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में क्या निकालना है हमें? x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। सॉल्यूशन यहां से देख सकते हैं आप। फाइनली ये जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहीं से तो आएगा, तो हमने वो लिख दिया x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। हमें ए इनवर्स निकालना है। और ए क्या होता था? ए इज द मैट्रिक्स ऑफ, ये कितना है? 5 -7 7 -5। और b क्या है हमारे पास? b इज 2 3। और x क्या है हमारे पास? x इज x एंड y। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं, पहले a इनवर्स निकाल लीजिए। a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा? 2 क्रॉस 2 को हमें पता है कि इसको इंटरचेंज कर देते हैं, -5 और 5, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, -7 और 7। तो एडजॉइंट ऑफ a आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट तो यहां से दिख रहा है कि कितना है? -64। डिटरमिनेंट कितना है? डिटरमिनेंट ऑफ a, या ऐसे कर दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ a इज -64। तो यहां से ए इनवर्स कितना आ जाएगा? 1/-64, साथ ही में -5 -7 इंटू 5, ए इनवर्स आ गया। अब यहां पर पुट कर दीजिए। ये क्या है हमारे पास? x y। x क्या है? x और y। और ए इनवर्स वहां से दिख रहा है, -1/64 और -5 7 और क्या है? 5। ठीक, और b क्या है हमारे पास? b है 2 और 3। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो यहां से फाइनल 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो फाइनली इसको थोड़ा इस पार्ट को इरेज कर देते हैं, इसको यहां लिखते हैं, यहां से ए इनवर्स यहां लिख देते हैं, -1/64। ये कितना है? -5 7 -7 5। तो इस तरीके से आप एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। मतलब सबसे पहले सॉल्यूशन दिया हुआ है कि नहीं, उसको निकालना है, फिर इस तरीके से हम एक एक करके निकाल सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास ये आ गया। x और y, फाइनल रिजल्ट की तरफ चलते हैं। -1/64, पहले -5 इंटू 2 -10, 7 इंटू 3 21, और यहां से -7 इंटू 2 -14, 5 3 जा 15। यहां से आ जाएगा x y
-1/64, ये आ जाएगा कितना 11 और ये आ जाएगा 1। यहाँ से x की वैल्यू फाइनल जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो और कंपेयर कर देंगे तो -11/64, y की वैल्यू 1/-1/64। ठीक, तो ये कंसिस्टेंट है, हमें दिख रहा है, और इसकी वैल्यूज x और y हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है इस तरीके से। फाइनली आता है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। हमारे पास फाइनली क्या आता है? होमोजीनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहां पर क्या होता है, जो हमारे पास प्रीवियस उसमें एग्जांपल में हमने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी यहां पर, तो होमोजीनियस के केस में क्या होता है कि ये जीरोस हो जाते हैं सब, मतलब d1 d2 d3 सभी जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पर x और y की वैल्यू x y z, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? डेल x अपॉन डेल, डेल y अपॉन डेल, z अपॉन डेल। और डेल क्या है? इट इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये है। और डेल x क्या है? डेल x इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ जो x वाला पार्ट है, वहां से x वाले हटा दीजिए, a1 a2 a3 को हटा दीजिए, 0 0 0, ये b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो यहां से हम देख सकते हैं कि x क्या आने वाला है ऑन कंपैरिजन, x y, x 0 आ जाएगा, y 0 आ जाएगा और z भी 0 आ जाएगा। डेल x निकाल लिया, डेल y डेल z। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ये नॉन जीरो है तो उस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और x y z तीनों जीरो होंगे। अगर ये जीरो के इक्वल आता है उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि x क्या है? डेल x अपॉन डेल, ये वाला पार्ट जीरो के इक्वल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे ना इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से होमोजेनियस इक्वेशन को भी हम कर सकते हैं। लास्ट में एक एग्जांपल गिवन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डेल x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, ये है will have a non-zero solution if real values of lambda are given by, मतलब इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है कि डेल जीरो है। और डेल क्या होता है? कोफिशिएंट्स, यहां से लैम्डा 1 1 और यहां से -1, ये लैम्डा, ये 1, ये -1 और लैम्डा, ये जीरो होगा, इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, यहां से -1, यह जाएगा माइनस लैम्डा और ये +1, साथ में +1, यह हो जाएगा यहां से 1 प्लस लैम्डा, ये 0 के इक्वल। यहाँ लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा, ये कितना आ जाएगा? प्लस लैम्डा, यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा +1, यह आ जाएगा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। -1 प्लस 1 कैंसिल, लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0, एंड लैम्डा कॉमन लेंगे यहाँ से, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3। तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ रही है? लैम्डा स्क्वायर 3 के बराबर है, -3 के बराबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, लैम्डा की वैल्यू 0। तो इस तरीके से हमने पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर बहुत ही जल्दी कर लिया है, 2 पार्ट में किया है, आपको आसानी से समझ में आया, इसलिए 2 पार्ट में हमें करना पड़ा। और जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बोर्ड के, उनको भी 2 पार्ट में लेकर आएंगे। एंड एट द एंड, थैंक यू।